टुडे वी आर स्टार्टिंग पीडियाट्रिक्स फॉर एफएमजी सीरीज़। इसके अंदर पिछले 5 सालों के एफएमजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और रिकॉल्स को ऐड किया है, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या हाई हील टॉपिक्स को भी ऐड किया है। फर्स्ट हम नियोनेटोलॉजी में पढ़ते हैं। नियोनेटोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की वैसे बात करें एडल्ट के अंदर या किसी में, तो वहाँ हमेशा डिपेंड करता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए सेफ्टी, कि बेसिक लाइफ सपोर्ट हम कहीं भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन यहाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट न्यूबॉर्न या न्यूनेट्स के लिए है, तो यहाँ सेफ्टी वाली बात नहीं है। यहाँ पेशेंट का हमें पता है, पेशेंट अगर ओपन एयरवे, सबसे पहले एयरवे को चेक करेंगे। उसके लिए जो हम करते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये इस साल का क्वेश्चन था INICT का, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। और अगर जा थ्रस्ट किसको देंगे, अगर नेक ट्रॉमा हमें लगता है सस्पेक्टेड है तो हम सिर्फ जा थ्रस्ट करेंगे। इसके बाद ब्रीदिंग चेक करेंगे, ए के बाद बी ब्रीदिंग चेक करेंगे। वो भी कैसे, लुक लिसन एंड फील, देखेंगे सुनेंगे और फील करेंगे। इफ़ ब्रीदिंग रिकवरी पोजीशन, अगर ब्रीदिंग है रिकवरी पोजीशन में लेके आएंगे। रिकवरी पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। उसके बाद ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। कंटिन्यू फर्दर असेसमेंट। If no breathing or gasping, deliver 2 effective breath with bag and mask with oxygen. If no chest rise, reposition airway, airway को reposition करेंगे। Reattempt breathe. If no success, suspect foreign body aspiration और seek appropriate help। हम उसके बाद हेल्प की वहाँ देखेंगे कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर इफ़ चेस्ट राइज प्रेजेंट, अगर चेस्ट राइज प्रेजेंट होता है तो एसेस फॉर द साइन ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के साइन की साइनोसिस जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे अब जहाँ ब्लू कलर था वहाँ रेड कलर आना शुरू हो जाएगा, परफोरेशन दिखेगी, सॉरी परफोरेशन क्या, परफ्यूजन दिखेगा हमें। चेक पल्स फॉर नो मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा हमें पल्स नहीं देखनी। और काउंट कैसे करनी है, 1001, 1002, 1003, इस तरीके से काउंट करना है। इफ़ नो पल्स पैल्पेबल, अगर कोई पल्स पैल्पेबल नहीं है तो कंप्रेस चेस्ट एंड कंटिन्यू वेंटिलेशन। कितना कंप्रेशन देना है, 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, 2 वेंटिलेशन और 15 कंप्रेशन। 3:1 लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, 3:1 का रेशो रहेगा इसके अंदर। रेट ऑफ अबाउट 100 कंप्रेशन पर मिनट का रेट रहेगा। रीएसेस फॉर पल्स एवरी 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद फिर उसको देखेंगे। स्टिल नो पल्स, कंटिन्यू रिससिटेशन एज अबव, जैसे पहले बताया था कि जितना 15 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन 3:1 रेशो के अंदर, और रेट टू अबाउट 100 कंप्रेशन पर मिनट वो करते रहेंगे। इसके बाद अगर पल्स पैल्पेबल हो जाती है या सीधा ही जहाँ पे हमने पहले चेस्ट कंप्रेशन नहीं दिया था उससे पहले ही हमारे पास आ जाती है 10 सेकेंड में पल्स, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास नो और पुअर रेस्पिरेशन है तो कंटिन्यू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन विद ऑक्सीजन। वन ब्रीथ एवरी 3 सेकेंड, एक ब्रीथ 3 सेकेंड के लिए होनी है। रीएसेस एवरी 2 मिनट्स, तो ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली अगर शुरू हो जाता है पल्स के बाद तो स्टॉप कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन, पुट इन रिकवरी पोजीशन, गिव ऑक्सीजन, कंटिन्यू फर्दर असेसमेंट। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, आपको बिल्कुल याद रहना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिससिटेशन की। रिससिटेशन के अंदर बच्चा बर्थ हुआ, बच्चे के बर्थ के बाद ये हम 30 सेकेंड्स के अंदर इसको चेक करेंगे। अगर टर्म जेस्टेशन है और क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड है, ब्रीदिंग और क्राइंग है और गुड मसल टोन है, अगर है प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे। प्रोवाइड वार्मथ, क्लियर एयरवे इफ़ नीडेड, और ड्राई करेंगे। पहले सक्शनिंग करेंगे माउथ, फिर उसके बाद नोज़, M बिफोर N, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग करके वो बच्चे को, और ओरोफेरिंग्स में हम सक्शन कहाँ तक करेंगे, 5 सेंटीमीटर तक, और नेजोफेरिंग में 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और अब 3 चीज़ें नई ऐड कर दी है रिससिटेशन के अंदर कि राइट अपर लिम्ब के अंदर सेचुरेशन प्रोब यूज़ करेंगे दे चेक करने के लिए। 3 मिनट की टारगेट SpO2 हमारी रहेगी 70 to 75%, और ECG मॉनिटरिंग करेंगे। ये नया ऐड हुआ है नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता, टर्म जेस्टेशन नहीं है, क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, ब्रीदिंग या क्राइंग नहीं है, गुड मसल टोन नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम प्रोवाइड वार्मथ, पोजीशन करेंगे, क्लियर एयरवे करेंगे इफ़ नेसेसरी, ड्राई स्टिमुलाई देंगे, रिपोजिशन करेंगे। और अगर ब्रीदिंग प्रेजेंट हो जाती है उसके बाद अगर ब्रीदिंग आ जाती है और हार्ट रेट जो है मोर देन 100 और पिंक कलर आ जाता है बच्चे का, तो उसको ऑब्जर्वेशन केयर में रखेंगे। ये 30 सेकेंड के अंदर हमें ये सब कुछ कर लेना है। उसके बाद इवेलुएट करेंगे रेस्पिरेशन को, हार्ट रेट और कलर को। अगर एपनिया है और हार्ट रेट लेस देन 100 है तो प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, PPV हम शुरू कर देंगे। यहाँ एंडोट्रेकियल ट्यूब से हम इंट्यूबेट करेंगे अगर 100 से कम आती है और एपनिया होता है।
अगर ब्रीदिंग 100 से ज़्यादा है पर साइनोटिक है तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देंगे, और उसके बाद अगर बच्चा पिंक हो जाता है तो उसको ऑब्जर्वेशन केयर के अंदर रखेंगे। और अगर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बाद भी साइनोसिस परसिस्ट करता है तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब से उसको इंट्यूबेट करेंगे। और अगर उसको इंट्यूबेट करने के बाद भी ब्रीदिंग आ जाती है मोर देन 100 और पिंक हो जाता है तो फिर उसके बाद पोस्ट रिससिटेशन केयर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। और अगर पीपीवी के बाद भी हार्ट रेट 60 से ज़्यादा रहती है, 60 से ज़्यादा रहती है तो हम, लेकिन 100 तक नहीं आई है, सिर्फ 60 से ज़्यादा है तो हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और उसमें एपिनेफ्रिन देंगे। अगर लेस देन 60 रहती है उसके बाद हम उसको एपिनेफ्रिन देंगे, और वो फिर बढ़ जाती है तो उसको रिवर्स बैक उसी तरीके से करेंगे। ABCD जो ये पॉइंट लिखे हुए थे ये 4 बार है, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर ये हमने सारा कुछ चेक कर देना है, क्योंकि हमें एपगार भी देखना है, इसी टाइम देखना है, ये सारा कुछ उसी के अंदर हमें ये सारा कर देना है 2 मिनट के अंदर। 30 सेकेंड्स के अंदर ये 4 स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट कर देने हैं। अब बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। हाइपोग्लाइसीमिया न्यूबॉर्न इज डिफाइंड एज ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, एस्टेब्लिश ए IV line, infuse a bolus of 2 ml per kg body weight of 10% dextrose slowly over 5 minutes. If baby has convulsion, give bolus of 4 to 5 ml kg of 10% डेक्सट्रोज। मतलब बच्चे के अंदर अगर 45 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम उसका ब्लड ग्लूकोज है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे इन न्यूबॉर्न के अंदर। और उसके बाद उसको करना क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट में IV लाइन सेट करनी है, और कितना देना है 10% डेक्सट्रोज हमें 2 ml पर केजी, यानी 2 किलो का बच्चा है तो हमें 4 ml टोटल 10% डेक्सट्रोज देना है 5 मिनट के अंदर अंदर। और बच्चे को अगर कन्वर्जन आ रहा है तो बच्चे को 4 to 5 ml पर केजी बॉडी वेट 10% डेक्सट्रोज बोलस के तौर पे दे देना है। इफ़ एन IV लाइन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर IV लाइन नहीं लगानी आ रही है या IV लाइन नहीं लग रही है, वेन नहीं मिल रही है, तो हमें NG ट्यूब डाल देनी है, गैस्ट्रिक ट्यूब डाल देनी है। उसके बाद 2 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 10% डेक्सट्रोज बच्चे को देना है। स्टार्ट इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सट्रोज एट द डेली मेंटेनेंस वॉल्यूम टू प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 6 ml पर केजी पर मिनट। अब जो है ये तो था हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट की, हमने शुगर को लेवल को बढ़ाना था, लेकिन मेंटेनेंस के लिए हमें कितना देना है 6 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से हमें डेली डेक्सट्रोज देना है। और मेजर ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट एंड देयर 4 to 6 आवर, मतलब 30 मिनट के बाद, पहले हमने जब दिया बोलस उसके बाद 30 मिनट के बाद चेक करेंगे, उसके बाद हर 6 घंटे के बाद हमें उसका ब्लड शुगर चेक करना है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेस देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो रिपीट बोलस डेक्सट्रोज एज अबव। बोलस कितना था हमारा 4 to 5 ml पर केजी, ठीक है। और इंक्रीज टू इन्फ्यूज़न रेट 5 mg पर केजी, जो 6 mg पर केजी का मेंटेनेंस डोज था उसको 8 mg पर केजी के हिसाब से हम बढ़ा देंगे। और अगर 25 से ज़्यादा है लेकिन 45 mg से कम है, मतलब मोर देन 25 है पर लेस देन 45 mg पर डेसीलीटर है, तो इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट बाय 2 mg पर केजी पर मिनट। और मेजर ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट्स, कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एट द रेट अंटिल 2 consecutive वैल्यू 6 आवर अपार्ट आर अबव 45। मतलब कि 2 वैल्यू लगातार 6 घंटे की गैप में 45 से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर नहीं आ जाता तब तक इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है। बीइंग ब्रेस्ट फीड एज सुन एज बेबी इज एबल टू ब्रेस्ट फीड, इफ कैन नॉट बी ब्रेस्ट फीड गिव EBM एज स्पून और पलाडाई से उसको EBM देना है या इस तरीके से देना है। और एज फीडिंग इम्प्रूव स्लोली डिक्रीज ओवर 1 to 2 days IV डेक्सट्रोज एंड इंक्रीज ओरल फीड। जैसे ओरल फीड अगर शुरू हो गया तो ओरल फीड हमें इंक्रीज कर देना है और IV हमें कम कर। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथर्मिया। WHO क्लासिफिकेशन क्या कहती है, माइल्ड हाइपरथर्मिया है 36 to 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कोल्ड स्ट्रेस या कोज ऑफ कंसर्न भी है। ये मॉडरेट हाइपोथर्मिया जो है 32 से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीवियर हाइपोथर्मिया है लेस देन 32 डिग्री। अब इसको हम समझते हैं कि ग्रेडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया के, बेबी हु इज़ कोल्ड टू टच बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली और टेम्परेचर इज लेस देन 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 35.5 यानी 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा उसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर है 37.5 to 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड स्ट्रेस बोला जाता है 36.4 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने वो WHO की आपको क्लासिफिकेशन बताई, ये हमारे इंडिया के अंदर IMNCI यानी हमारा जो है
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस की जो है फिजिशियन चार्ट बुकलेट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये रहता है वो है नॉर्मल टेम्परेचर है 37.5 से 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड और कोल्ड स्ट्रेस है 36.4 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉडरेट हाइपोथर्मिया है 35.9 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड और सीवियर हाइपोथर्मिया है लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? रिकॉर्ड द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। कैसे? रेक्टल टेम्परेचर लगभग कोर बॉडी टेम्परेचर जितना ही होता है। रिवॉर्म ए हाइपोथर्मिक बेबी एज क्विकली एज पॉसिबल। सीवियर हाइपोथर्मिया में रेडिएंट वार्मर में बच्चों को लिटा देना है। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोथर्मिया में कंगारू मदर केयर और रेडिएंट वार्मर दोनों। अगर मदर है तो कंगारू मदर केयर से भी काम चलेगा, अगर रेडिएंट वार्मर नहीं है तो, वरना रेडिएंट वार्मर दोनों के अंदर यूज करना है। इफ़ हाइपोथर्मिया स्टिल परसिस्ट डिस्पाइट टेकिंग अबव मेजर्स, इन्फेक्शन शुड बी सस्पेक्टेड। इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर पेशेंट को, तो हमें क्या करना है? सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर कीप अंडर रेडिएंट वार्मर, रिड्यूस फर्दर हीट लॉस, इन्फ्यूज़ IV 10% डेक्सट्रोज एट 60 ml पर kg पर डे के हिसाब से। ठीक है, वहाँ हमारा 60 mg पर kg पर मिनट था, यहाँ ml है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो हमारा हमने हाइपोग्लाइसीमिया में करा था, यहाँ हमने 60 ml पर kg पर डे है। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे विटामिन के 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, प्रोवाइड ऑक्सीजन, कंसिडर द एंड एसेस फॉर सेप्सिस। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वार्म चेन बनाएंगे। बॉडी मस्ट बी केप्ट वार्म एट ऑल टाइम राइट फ्रॉम बर्थ। द वार्म चेन इज सेट ऑफ 10 इंटरलिंक्ड प्रोसीजर कैरिड आउट एट बर्थ एंड लेटर। कौन कौन से है? वार्म डिलीवरी रूम मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्म रिससिटेशन, इमीडिएट ड्राइंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन बेबी एंड द मदर, breast feeding, bathing and weighing postponed, appropriate clothing and bedding, mother and baby together, warm transportation, ट्रेनिंग और अवेयरनेस रेजिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो माँ है या दादी है या जो भी साथ में आया है उसको ही आपने ट्रेनिंग देनी है कि बच्चे को कैसे रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा न्यू बॉर्न बच्चा है सीजर के साथ आता है, आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज द सीजर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि टॉनिक क्लोनिक सीजर है या किस तरीके का है, या कोई सीजर है भी या नहीं है। सिक्योर एयरवे एंड ऑप्टिमाइज ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर। पहले एयरवे को करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है ब्रीदिंग को, सर्कुलेशन को, टेम्परेचर को। स्टार्ट ऑक्सीजन इफ सीजर कंटिन्यू, IV एक्सेस एंड टेक सैंपल फॉर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग शुगर। उसके बाद हमें सेप्सिस स्क्रीनिंग करनी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट, वेरेज जो जो हो सकता है वो सब कुछ। इफ़ ब्लड शुगर लेस देन 45 है तो हमारा कहाँ चला गया? हाइपोग्लाइसीमिया में। गिव वही 4 to 5 ml बोलस देना है 10% डेक्सट्रोज का। इफ़ सीजर कंटिन्यू तो क्या करना है? IV फिनोबार्बिटोन देना है 20 मिलीग्राम पर kg ओवर 20 मिनट। IV फिनोबार्बिटोन देना है 20 मिलीग्राम पर kg ओवर 20 मिनट। वही 20 मिलीग्राम है, 20 मिनट के अंदर देना है। इफ़ नॉट कंट्रोल रिपीट फिनोबार्बिटोन 10 mg पर kg टिल ए टोटल ऑफ 40, हद से 40 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। इफ़ सीजर कंटिन्यू गिव फेनिटोइन 20 mg पर kg ओवर 20 मिनट्स। आफ्टर कंट्रोल ऑफ सीजर इनिशिएट मेंटेनेंस डोज। इसके बाद इसकी मेंटेनेंस डोज हम शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं सेप्सिस की। असेसमेंट ऑफ नियोनेटल sepsis. Neonatal sepsis is one of the 3 major cause of neonatal mortality. Sepsis is largely preventable. Clinical manifestation of neonatal sepsis क्या होएगी? नॉन स्पेसिफिक क्या है? लिथार्जी मिलेगा, रिफ्यूजल टू सकल, उसके बाद पुअर क्राई होगी, नॉट अराउजेबल होगा, कोमाटोज पेशेंट होगा। GI के अंदर क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी, डायरिया, वोमिटिंग, पुअर वेट गेन। उसके साथ कार्डियोवास्कुलर में क्या मिलेगा? हाइपोथर्मिया मिलेगा, पुअर परफ्यूजन मिलेगा, शॉक मिलेगा, ब्लीडिंग एंड स्क्लेरिमा। रेस्पिरेटरी में क्या मिलेगा? साइनोसिस मिलेगा, टेकिपनिया मिलेगा, चेस्ट रिट्रैक्शन मिलेगी, ग्रंट, एपनिया या गैस्पिंग। CNS में फीवर, सीजर, ब्लैंक लुक, हाई पिच क्राई रहेगी। पुअर क्राई आती है नॉन स्पेसिफिक में, CNS में हाई पिच क्राई आएगी, एक्सेसिव क्राई आएगी, इरिटेबिलिटी आएगी, नेक रिट्रैक्शन, बल्जिंग फोंटेनली मिलेगी। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ए न्यूबॉर्न सेप्सिस कैसे आएगा? सेप्सिस स्क्रीनिंग होती है। एनी ऑफ 2 टेस्ट दैट कम पॉजिटिव आउट ऑफ फॉलोइंग 5 टेस्ट स्ट्रॉन्गली इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ। कौन कौन से 5 टेस्ट है जिनमें से 2 टेस्ट पॉजिटिव आ जाए? तो अगर ल्यूकोपीनिया मतलब TLC काउंट लेस देन 5000, न्यूट्रोपीनिया एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 1800 और इमेच्योर न्यूट्रोफिल टू टोटल न्यूट्रोफिल, आई
1:T रेशियो जो है वो मोर देन 0.2 आ जाता है, और माइक्रो ESR जो हमारा इर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है मोर देन 15 mm फर्स्ट आवर में आ जाए, या पॉजिटिव CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन आ जाता है, तो हम इसको करेंगे क्या करेंगे, ये इनमें से दो कोई पॉजिटिव आते हैं तो सेप्सिस स्क्रीनिंग है, और ये इंडिकेट करता है, स्ट्रांगली इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सेप्सिस। इन क्लिनिकली सस्पेक्टेड केस ऑफ सेप्सिस सेंड ब्लड कल्चर प्रायर टू स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। अब अप्रोच कैसे करना है, नियोनेट एट रिस्क ऑफ जो सेप्सिस है, अगर किसी को फीवर हो, जो सिम्टम्स मैंने बताया CNS के और रेस्पिरेटरी के, कार्डियोवास्कुलर के, नॉन स्पेसिफिक, अगर वैसा है तो वो सिम्टोमेटिक है, अगर उनमें से कुछ भी नहीं है तो एसिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक में हाई सस्पिशन के अंदर केस करेंगे ब्लड कल्चर को, जैसा हमने बताया ब्लड कल्चर के बाद ही स्टार्ट एंटीबायोटिक करेंगे। उसके बाद जो देखते हैं अगर लो सस्पिशन है तो सेप्सिस की स्क्रीनिंग कराएंगे और ब्लड कल्चर भी करवाएंगे। नेगेटिव स्क्रीन आती है आफ्टर 12 आवर तो मॉनिटर करेंगे क्लिनिकली, और अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो डू सेप्सिस स्क्रीनिंग और ब्लड कल्चर दोनों काम करेंगे। अगर नेगेटिव आते हैं दोनों के दोनों तो रिपीट सेप्सिस स्क्रीनिंग आफ्टर 12 आवर। नेगेटिव आता है तो मॉनिटर करेंगे क्लिनिकली। पॉजिटिव स्क्रीन आते हैं दोनों, अगर पॉजिटिवली आता है तो उसी हिसाब से क्लिनिकल कोर्स या कल्चर के हिसाब से हमें मेडिकेशन शुरू करनी है इसकी। मैनेजमेंट ऑफ शोक इन ए चाइल्ड विदाउट सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सेम का पेशेंट नहीं है लेकिन शोक के साथ आया, जैसे वेट द चाइल्ड, एस्टिमेट द वेट इफ चाइल्ड कैन नॉट बी वेट और वेट नॉट नोन, दोनों बातें हो सकती है। चेक दैट चाइल्ड डज नॉट हैव सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, चेक करना है कि उसको सेम है या नहीं है। ऑक्सीजन देनी है। मेक श्योर चाइल्ड इज वार्म रखना है बच्चे को। इंसर्ट ए इंट्रावेनस एंड ड्रॉ ब्लड फॉर एमरजेंसी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। गिव रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन। यहाँ हमें डेक्सट्रोज नहीं देना है, जो बच्चा शोक में आया है उसको डेक्सट्रोज नहीं दे रहे हैं हम, RL या हम दे रहे हैं NS। इन्फ्यूज़ फर्स्ट बोलस, कितना बोलस देना है 20 ml पर kg एज रैपिडली एज पॉसिबल इन ए चाइल्ड ओवर 20 to 30 मिनट्स इन ए यंग इन्फेंट। एक यंग इन्फेंट के अंदर 20 mg पर kg के हिसाब से हम उसको 20 से 30 मिनट के अंदर वे फर्स्ट बोलस देंगे। फिर रीएसेस करेंगे चाइल्ड को। नो इम्प्रूवमेंट तो रिपीट सेकंड बोलस हो 20 mg, नो इम्प्रूवमेंट रिपीट थर्ड बोलस हो 20 mg, और उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, लुक फॉर द एविडेंस ऑफ ब्लड लॉस, इफ़ यस गिव ब्लड 20 ml पर kg और 30 मिनट। इफ़ प्रोफ्यूज डायरिया गिव अनदर बोलस ऑफ द रिंगर लैक्टेट और फोर्थ बोलस दे देंगे। और आफ्टर द फोर्थ बोलस और वहाँ पे रीएसेस द चाइल्ड और एवरी बोलस, इन हर बोलस के बाद हमने एसेस किया है। इफ़ इम्प्रूवमेंट आती है विथ फ्लूड एट एनी स्टेज, फ्लूड रिस्पॉन्सिव शॉक बोलेंगे इसको। ऑब्जर्व करेंगे एंड कंटिन्यू फ्लूड 70 ml पर kg ओवर 5 आवर इन इन्फेंट एंड ओवर 2.5 आवर इन चाइल्ड। मतलब कि जो बच्चा 1 साल तक का है, 12 महीने तक के बच्चे को 5 घंटे के अंदर 70 ml पर kg देंगे। हमने पहले कितना दे दिया था, हमने दिया था 20 ml पर kg बोलस। अब वो बोलस कौन से बोलस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ बोलस के अंदर, जिस बोलस में बच्चे को रिस्पांस दे देता है उसके बाद हमने शुरू कर देना है अगले 5 घंटे के लिए 1 साल तक के बच्चे का 70 ml पर kg, और यही 70 ml पर kg 2.5 घंटे में दे देना है 1 साल से बड़े बच्चे का, 5 साल तक के बच्चे को। और एडिशनल फ्लूड इफ लॉसेस, एडिशनल फ्लूड का मतलब क्या है, ORS देना है, या बच्चा कुछ खा पी रहा है, कुछ पी रहा है तो घर में दाल का पानी है वो देना है, एडिशनल फ्लूड कहता है। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट विद 3 फ्लूड बोलस, अगर 3 फ्लूड बोलस के साथ इंप्रूवमेंट नहीं आता इन सिक चाइल्ड एंड 2 फ्लूड बोलस इन यंग इन्फेंट, अगर बच्चे के अंदर 3 में और यंग इन्फेंट के अंदर 2 में ही नहीं आए तो फ्लूड रिफ्रैक्टरी शॉक बोलेंगे। हमारा फ्लूड रिस्पॉन्सिव शॉक कौन सा था, 3 के अंदर एनी स्टेज पे अगर रिस्पॉन्स दे देता है, और अगर 2 में नहीं दे रहा तो फ्लूड रिफ्रैक्टरी शॉक है। मैनेज ए सेप्टिक शॉक की तरह करेंगे। अब यहाँ करेंगे, सेप्टिक आ गया तो एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे, और स्टार्ट डोपामिन इन्फ्यूजन एट 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट एंड एक्सेस एवरी 15 मिनट। यहाँ डोपामिन शुरू कर देंगे 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से, और उसको इंक्रीज़ करेंगे 5 माइक्रोग्राम पर kg इफ़ नो रिस्पॉन्स। टाइट्रेट अप टू 50 माइक्रोग्राम पर kg, इसको लेके कहाँ तक जाएंगे, 20 माइक्रोग्राम पर kg तक। इफ़ स्टिल नो रिस्पॉन्स तो इसको बोलते हैं डोपामिन रेसिस्टेंट शॉक। मैंने 3 तरीके के शॉक बताए, फ्लूड रिस्पॉन्सिव, फ्लूड रिफ्रैक्टरी और डोपामिन रेसिस्टेंट शॉक। इफ़ यू सस्पेक्ट एड्रिनल इनसफिशिएंसी गिव IV हाइड्रोकोर्टिसोन 1 to 2 मिलीग्राम पर kg इनिशियल डोज। इफ़ नो रिस्पॉन्स कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट एंड कंसिडर रेफरल टू हायर सेंटर। यहाँ से हम हायर सेंटर पे रेफ़र करेंगे।
और इफ़ डिटीरियोरेशन फीचर ऑफ फ्लूइड ओवरलोड एट एनी स्टेज स्टॉप फ्लूइड बोलस एंड ऑब्जर्व चेक यूरिन आउटपुट। उस टाइम यूरिन आउटपुट को आपको चेक करना है। ये था पेशेंट, जब पेशेंट जो है वो शोक में है पर माल नरिश सैम नहीं है। अब बच्चा अगर सैम में है विथ सैम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के साथ, तो गिव दिस ट्रीटमेंट ओनली इफ द चाइल्ड हैज साइन ऑफ शोक एंड इन लिथार्जिक हैज़ लॉस्ट कॉन्शियसनेस। जो बच्चा कॉन्शियसनेस खो चुका है उसके लिए। वे द चाइल्ड गिव ऑक्सीजन मेक श्योर चाइल्ड इज़ वार्म इंसर्ट है IV लाइन, वही सेम वैसा ही। अब हम यहाँ देंगे IV ग्लूकोज, वहाँ हमने NS और RL दिया था, यहाँ पे हम गिव IV फ्लूइड देंगे, वो 15 ml पर kg ओवर 1 आवर ऑफ इधर हाफ नॉर्मल सलाइन विथ 5% ग्लूकोज और रिंगर लैक्टेट। वहाँ हमारा क्या था, वहाँ हमारा NS था, जहाँ पे माल सीवियर एक्यूट माल नरिशमेंट नहीं था। वहाँ हमारा क्या था, वहाँ हमारा RL था या हमारा NS था, और वो कितना था 20 ml पर kg और 20 to 30 मिनट। और यहाँ हमारा है 15 ml पर kg और 1 आवर, और इधर हाफ नॉर्मल सलाइन विथ 5% डेक्सट्रोज और रिंगर लैक्टेट। मेजर द पल्स एंड ब्रीदिंग रेट एट द स्टार्ट एंड एवरी 5 to 10 मिनट्स। हमें यहाँ पे ब्रीदिंग देखनी है बच्चे की और पल्स देखनी है हर 5 से 10 मिनट के अंदर। साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर हमारे साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट आते हैं, पल्स रेट कम हो जाती है क्योंकि डिहाइड्रेशन था, माल न्यूट्रिशन थी, पल्स रेट बढ़े हुए थे, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ था, वो कम हो जाते हैं। रिपीट सेम IV फ्लूइड 15 ml पर kg ओवर 1 आवर मोर, देन स्विच टू ओरल या नेजोगैस्ट्रिक रिहाइड्रेशन विथ ORS। ORS कितना देना है 10 ml पर kg पर आवर अप टू 10 घंटे तक 10 ml पर kg पर आवर के हिसाब से देना है। इनिशिएट रीफीडिंग विथ स्टार्टर फार्मूला, स्टार्टर फार्मूला के साथ शुरू करेंगे। इफ़ चाइल्ड फेल्स टू इम्प्रूव, अगर बच्चा फेल कर जाता है, इम्प्रूव नहीं करता है, तो आफ्टर द फर्स्ट 15 तो अज्यूम द चाइल्ड एज द सेप्टिक शॉक, हम अज्यूम करेंगे बच्चा सेप्टिक शॉक में। इफ़ चाइल्ड डिटीरियोरेट्स करता है ड्यूरिंग द IV रिहाइड्रेशन, पहले में क्या होएगा, उसमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज बाय 5 पर मिनट और पल्स रेट कितनी हो जाएगी 15 बीट्स पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाएगी, तो इन्फ्यूज़न को रोक देना है, रीअसेस करना है। अब क्या देंगे, मेंटेनेंस IV फ्लूइड देंगे 4 ml पर kg पर आवर के हिसाब से, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, डोपामिन स्टार्ट कर देंगे, और रीफीडिंग इनिशिएट करेंगे एज सून एज पॉसिबल। ये आ जाता है अब हमारा न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सिस। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सिस के अंदर मोरो रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स अपीयर होता है बर्थ पे, डिसअपीयर हो जाता है 4 to 6 मंथ के अंदर, और इसका ओरिजिन है ब्रेन स्टेम वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। और यहाँ कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एक्सटेंड करेंगे हेड को, वैसे ही एक्सटेंशन हो जाएगी और फ्लेक्शन हो जाएगी आर्म्स की और लेग्स की। जैसे ही हेड को एक्सटेंड करेंगे वैसे ही क्रेस्प जो आएगा, फिंगर इन पाम, हाथ में देते तो हैंड एंड एल्बो एंड शोल्डर फ्लेक्शन होएगा। ये कब आता है, अपीयर होता है बर्थ पे, और 4 to 6 मंथ पे डिसअपीयर हो जाता है। ऐसी ही रूटिंग है, चिक के ऊपर स्टिमुलस देंगे, टर्न माउथ टू दैट साइड, उधर ही मुंह घुमा लेगा बच्चा। जैसे उंगली से चिक पे हम स्टिमुलस देंगे वैसे ही बच्चा उधर मुंह घुमा लेगा, ये भी बर्थ पे आएगा और 4 to 6 मंथ पे डिसअपीयर हो जाएगा। इसके अंदर ब्रेन स्टेम ट्राइजेमिनल सिस्टम के अंदर इसका CNS ओरिजिन है। अब आता है ट्रंक इनकर्वेशन, विड्रॉल फ्रॉम द स्टॉकिंग अलोंग वेंट्रल सरफेस, एक उल्टा करेंगे अपने आप सीधा हो जाएगा, बर्थ पे आएगा, 6 से 9 महीने पे डिसअपीयर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पे इसका ओरिजिन होता है। ऐसे ही हम टॉनिक नेक जो बात करते हैं, ATNR या टॉनिक नेक की बात करें, तो हमें ये फॉलिंग फ्रॉम बेड से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और ये बर्थ पे आता है, 4 to 6 मंथ पे डिसअपीयर हो जाता है। ब्रेन स्टेम वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होता है। पैराशूट जो है वो कभी नहीं जाएगा वापस, डिसअपीयर होता ही है, बर्थ 6 to 8 मंथ पे आएगा और नेवर डिसअपीयर। ये क्या बचाता है, हमें गिरने से बचाता है। स्टिमुलेट फॉल एक्सटेंड आर्म्स, जैसे हम नीचे गिरेंगे हम हाथों को फैला लेंगे पैराशूट की तरह, ये वो है पैराशूट। ये रिफ्लेक्सेस हैं, इसमें कब डिसअपीयर होता है, इसमें पैराशूट और ग्रेस्प और रूटिंग आज तक पूछेंगे। मोरो भी पूछते हैं, मोरो में वो डिस्क्रिप्शन पूछते हैं कि हेड को एक्सटेंड करेंगे या फ्लेक्स करेंगे। एक्सटेंड करते हैं हेड को, उसी वजह से एक्सटेंशन फ्लेक्शन होएगी आर्म्स में और लेग्स में। अब हम बात कर लेते हैं IUGR की। तो सिमेट्रिकल IUGR होगा और एसिमेट्रिकल है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है कि बॉडी वेट लेस देन 10 परसेंटाइल आता है तो उसको हम IUGR कहते हैं। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होते हैं। माइल्ड लेस देन 3, मॉडरेट 3 to 10%,
और स्वीयर में लेस देन 3% जो रहेगा वो आईयूजीआर आएगा। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं आईयूजीआर के? हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, डिलेड मैचुरेशन ऑफ पीटीएच की वजह से, और पॉलीसाइथीमिया, मेकोनियम एस्पिरेशन ड्यू टू मोटलैन सिंड्रोम। ये सब कुछ हमें इसमें मिलेगा आईयूजीआर में। अब सिमेट्रिकल आईयूजीआर 20 to 30% ऑफ आईयूजीआर केसेस होते हैं, टिपिकली अर्ली ऑनसेट लेस देन 32 गेस्टेशनल वीक्स के अंदर। उसके बाद क्या आएगा? नॉर्मल पोंड्रल इंडेक्स रहेगा, रिड्यूस एसी एंड रिड्यूस हेड सर्कम्फ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस भी कम हो जाएगा और हेड सर्कम्फ्रेंस भी। एग्जाम्पल क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर या टॉर्च इन्फेक्शन होएगा तब। इसमें डेल्फी क्राइटेरिया होता है। डेल्फी क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो हमारा एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस है लेस देन 3rd सेंटाइल, और EFW हमारा लेस देन 3rd सेंटाइल, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक और अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड फ्लो, ये सिमेट्रिकल में रहेगा। एसिमेट्रिकल आईयूजीआर जो है 70 to 80% ऑफ आईयूजीआर केसेस, मतलब एसिमेट्रिकल आईयूजीआर मोस्ट कॉमन है जो रहेगा, टिपिकली लेट ऑनसेट मोर देन 32 गेस्टेशनल के अंदर, डिक्रीज पोंड्रल इंडेक्स रहेगी, इंक्रीज रेशियो ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस और हमारा एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस, ब्रेन स्पेयरिंग बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कोज क्या क्या हैं इसके? एग्जाम्पल ही क्रोनिक हाइपोक्सिया या माल नरिशमेंट। और डेल्फी क्राइटेरिया में जो हमारा ये सेम रहेगा, इस EFW जो हमारा लेस देन 3 सेंटाइल रहेगा, और AC जो हमारा एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस है वो भी लेस देन 3rd सेंटाइल रहेगा। आईयूजीआर पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टेफ की। टेफ में ये जो हमारा है इसोफेजियल अट्रेजिया या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला जो है, इसको टॉफ या टेफ कुछ भी कह सकते हैं। टाइप C जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है, टाइप C। टाइप A के अंदर हम बात करें तो टाइप A के अंदर ट्रेकिया, और इस देखिए अब बिल्कुल कोई कनेक्शन, पूरा का पूरा नॉर्मल जो है टाइप A के अंदर, ट्रेकिया के अंदर कोई किसी तरीके की कोई कनेक्शन नहीं हो रखा है इसोफेगस का। इसोफेगस के 2 ब्लाइंड स्पॉट दिए हुए हैं टाइप A के अंदर, 2 ब्लाइंड स्पॉट दिए हुए हैं, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों ब्लाइंड स्पॉट दिए हुए हैं, ऐसा है। लेकिन टाइप B के अंदर ये जाके जो 2% ये टोटल का, वो टाइप B में इसोफेगस का लोअर पार्ट है, जो स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट है, वो जाके इसोफेगस का ट्रेकिया के अंदर जुड़ जाता है। अब टाइप C जो मोस्ट कॉमन टाइप है, उसमें जो होता है टाइप C के अंदर, वो जुड़ता किस में है जाके? वो सीधा का सीधा ट्रेकिया जो हमारा इसोफेगस का अपर पार्ट है वो ट्रेकिया के अंदर जुड़ता है। अगर दोनों ही जुड़ जाते हैं उसको हम टाइप D बोलते हैं। और जब ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ पूरी इसोफेगस कनेक्टेड है, जो टाइप हमारा H टाइप बोलते हैं जिसको हम, ये H टाइप है जिसको हम टाइप D या टाइप H बोलते हैं। इसके अंदर ये कंप्लीट जुड़ा हुआ है इसके साथ। इसमें क्या है कि इसोफेगस कंप्लीट है लेकिन उसका एक पार्ट जुड़ा हुआ है। ये सब कंडीशन क्या होती है, ये टर्म नियोनेट में भी नहीं होगी, ये हमेशा आपको मिलेगी प्री टर्म के अंदर मिलेगी। तो प्री टर्म में इस तरीके की कोई भी कंडीशन आती है तो उसके अंदर हमें एरोफेजिया, वोमिटिंग फर्स्ट डे की लाइफ के अंदर मिलेगा, जो है वोमिटिंग फर्स्ट डे ऑफ लाइफ मिलेगी बच्चे की। और इस माल फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि यंग इन्फेंट को डिहाइड्रेशन होता है, उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये पार्ट हमारे मेडिकल ऑफिसर से लेके MBBS से लेके एक ANM तक, नर्सिंग ऑफिसर और ANM तक भी और आशा तक भी इम्पोर्टेंट है, उनको ये पार्ट ज़रूर आना चाहिए। इस पार्ट की बात करते हैं, नो डिहाइड्रेशन है। नो डिहाइड्रेशन कब है? पहले हम बात करते हैं स्वीयर डिहाइड्रेशन कब है। 2 ऑफ फॉलोइंग साइंस कौन कौन से? मूवमेंट ओनली व्हेन स्टिमुलेटेड और नो मूवमेंट एट ऑल, अगर उसको कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। संकन आइज है, स्किन जो है गोज बैक वेरी स्लोली मतलब क्या है? मोर देन 2 सेकंड का टाइम ले रही है अगर वापस जाने पे स्किन, तो वो हमारा क्या आएगा? स्वीयर डिहाइड्रेशन। और सम डिहाइड्रेशन क्या आएगा? रेस्टलेस और इरिटेबल, संकन आई, स्किन पिंच गोज बैक, बच्चा रेस्टलेस है, इरिटेबल है और प्यासा है, थर्स्टी है, बार बार पानी मांग रहा है। बच्चा जो हमारा स्वीयर डिहाइड्रेशन को, वो पानी नहीं मांगेगा बिल्कुल भी, उसको आप पानी दोगे वो ड्रूलिंग करता रहेगा, पिएगा नहीं, लिथार्जिक पड़ा रहेगा। जबकि जो हमारा सम डिहाइड्रेशन है बार बार पानी मांगा, इनमें से कोई भी नहीं हो, सिर्फ लूज स्टूल लगे हों, तो वो नो डिहाइड्रेशन है, डायरिया का पेशेंट है। अब हमारा फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, हम पहले हम बात करते हैं नो डिहाइड्रेशन के अंदर।
तो गिव फ्लूइड्स ब्रेस्ट मिल्क टू ट्रीट डायरिया एट होम अलोंग विद द ORS। प्लान ए देंगे हम, प्लान ए और जिंक फॉर 14 डेज। फॉलो अप करेंगे 2 दिन में इफ़ इम्प्रूव नहीं करता। ये फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल FMJ में क्वेश्चन आता है कि फॉलो अप कितने दिन बाद करोगे, तो इसमें फॉलो अप है डायरिया में 2 दिन के बाद। प्लान ए, अब प्लान ए क्या है? प्लान ए क्या बोलता है? प्लान काउंसिल द मदर ऑन द 4 रूल ऑफ होम ट्रीटमेंट। गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड एच मच एज द चाइल्ड विल टेक। पहला मैसेज है गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, मदर को बताना। इफ द चाइल्ड इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड है तो ब्रेस्ट फीड फ्रीक्वेंटली एंड फॉर लॉन्गर एट ईच फीड। इफ पासिंग फ्रीक्वेंट वाटर स्टूल, अगर बच्चा फास्ट उस पे है और लेस देन 6 मंथ की एज पे है तो उसको ORS देना है और क्लीन वाटर देना है एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क। हमने बताया कि उनको एक्स्ट्रा फ्लूइड देना, क्या दें? बच्चा 6 महीने से छोटा है और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है तो उसको क्लीन वाटर देना है। बच्चा 6 महीने या 6 महीने से बड़ा है तो उसको हम घर पे बना हुआ कोई भी एक फ्लूइड जैसे दाल का पानी, चावल का पानी दे सकते हैं क्लीन वाटर के साथ साथ। इफ़ चाइल्ड इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड गिव 1 और मोर फॉलोइंग फ्लूइड्स। कौन कौन से? योगर्ट ड्रिंक, लस्सी, मिल्क, लेमन ड्रिंक, उसके साथ कह सकते हैं राइस पल्स बेस्ड ड्रिंक, वेजिटेबल सूप, ग्रीन कोकोनट वाटर, प्लेन क्लीन वाटर। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट टू गिव ORS एट होम व्हेन। अब क्या करेंगे? चाइल्ड हैज़ बिन ट्रीटेड विद प्लान बी एंड प्लान सी ड्यूरिंग दिस विजिट। अब क्या होता है कि अगर बच्चा प्लान ए के अंदर हम चल रहे हैं कि हम उसको ORS दे रहे हैं, अगर प्लान बी और सी के साथ वो हॉस्पिटल से ट्रीट होकर वापस आपके पास आए तब भी हम प्लान ए देंगे उसको। तब क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे बच्चे के डायरिया वर्सन तो नहीं हो गया है। अब उसको मदर को हम समझा के भेजेंगे कि ORS बनाना कैसे है। पहले तो ORS होता क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट, ना कि सॉल्यूशन। जो हम गलती करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट होता है। तो इसको 2 पैकेट दे के माँ को भेजेंगे घर पे। शो द मदर हाउ मच फ्लूइड टू गिव इन द एडिशन ऑफ यूजुअल फ्लूइड इनटेक। कितना लेना है? अप टू 2 ईयर। हर लूज टूल के बाद 2 साल तक के बच्चे को 50 से 100 ml आपको ORS पिलाना है और 2 साल या उससे बड़े बच्चे को 100 से 200 ml ईच लूज टूल के बाद पिलाना है। ये प्लान ए का फर्स्ट मैसेज है, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड। उसके बाद क्या कहना है कि माँ को बताना है कैसे पिलाना है। गिव फ्रीक्वेंट स्मॉल सिप फ्रॉम कप, कप से छोटी छोटी सिप पिलानी है। इफ़ द चाइल्ड वॉमिट वेट 10 मिनट, अगर बच्चा उल्टी कर देता है 10 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद थोड़ा स्लो पिलाना है लेकिन कंटिन्यू पिलाना है। उसको कंटिन्यू जब कब तक पिलाना है? जब तक डायरिया स्टॉप ना हो जाए। सेकंड मैसेज क्या है? गिव जिंक सप्लीमेंट। टेल द मदर हाउ, बच्चा 2 महीने से लेके 6 महीने तक का बच्चा है, 10 मिलीग्राम पर डे फॉर 14 डेज। हमारी टैबलेट आती है 20 मिलीग्राम की, हाफ टैबलेट उसको 14 दिन तक देनी है। 6 मंथ एंड मोर 20 मिलीग्राम पर डे फॉर 14 डेज। ऐसा नहीं करना है कि पेशेंट को आप कि भाई आपको 14 गोलियाँ देनी है, 7 गोलियाँ दे के भेज दो, नहीं, उसको 14 गोल टैबलेट दे के भेजो। ख़राब भी होती है कोई बात नहीं है लेकिन दे के भेजनी है। शो द मदर हाउ टू गिव द जिंक सप्लीमेंट्स। रिमाइंड द मदर टू गिव जिंक सप्लीमेंट फॉर फुल 10 to 14, कम से कम 10 और पूरे 14 डेज तो देनी देनी है। अब कंटिन्यू फीडिंग, थर्ड मैसेज है कंटिन्यू फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं है तो भी फीडिंग खिलानी है उसको। व्हेन टू रिटर्न, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कब आना है। नॉट एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फेड, अगर बच्चा कुछ भी खा नहीं रहा है, कुछ भी पी नहीं रहा है तो वापस आना है। बिकम सिकर, और बीमार हो जाता है, बुखार आ जाती है, ब्लड आता है स्टूल में, ड्रिंकिंग पुअरली, बहुत मुश्किल से पानी पी पा रहा है। ये हमारा प्लान ए। अब हम बात करते हैं प्लान बी की। प्लान बी किसको देना है? अब प्लान बी हमारा था सम डिहाइड्रेशन में। हम बात करते हैं यहाँ पे सम डिहाइड्रेशन। एडवाइज मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड, एडवाइज टू मदर गिव आउट इन्फेंट, गिव द वे हॉस्पिटल। प्लान बी देना है यहाँ पे हमने प्लान बी देना है। प्लान बी में हम क्या करेंगे? प्लान बी में वेट अप टू 4 मंथ, 4 to 12 मंथ और 12 महीने से 2 साल और 2 महीने से ऊपर के बच्चों का वेट लगभग है और अप्रोक्सीमेट एक आइडिया है कि कितना ml ORS देना है। लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट, अगर आपको वेट नहीं वेट पता है, एज नहीं पता, तो आप उसको 75 मल्टीप्लाई वेट कर लीजिए। जैसे 10 kg का है तो 75 मल्टीप्लाई 10 750 ml, तो उसको 750 ml आपने अगले 4 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको ORS उतना पिलाना है। अब करना क्या है? इफ़ द चाइल्ड इज वांट मोर ORS देन शो गिव मोर। ज़्यादा दे सकते हो, कम की जो ऐसा नहीं है कि 700 ही देना है।
कोई हम उसको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। शो द मदर हाउ टू गिव ORS, बच्चे को माँ को सिखाना है कैसे पिलाना है। वही सेम बात जैसा प्लान ए में बताया था, सिप के साथ, सिप कप के साथ देनी है, सिप सिप स्मॉल सिप्स के साथ। अगर वॉमिट कर देता है तो 10 मिनट का वेट करना है और थोड़ा धीरे पिलाना है, और फिर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड कराता रहना है जब तक, बट स्टॉप अदर फीडिंग, दूसरी फीडिंग बंद कर देनी है। 4 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, रीएसेस द चाइल्ड और क्लासीफाई करेंगे जो डिहाइड्रेशन की, कि ये सम में है, स्वीयर में है या वेरी स्वीयर में है, किस में जाती है, या नो डिहाइड्रेशन में है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्लान, उसको करेंगे। और फीडिंग द चाइल्ड इन क्लिनिक, ये ORT कॉर्नर पे प्लान बी होता है जो ORT कॉर्नर पे चलता है। इफ़ द मदर मस्ट लीव बिफोर कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट, अगर माँ पहले चली जाती है, शो हर हाउ टू प्रिपेयर ORS एट होम, शो हर मच ORS गिव फिनिश 4 आवर, जो 4 घंटे में उसको कितना पिलाना था। उसके बाद उसको 2 पैकेट दे के भेजना है और प्लान ए के हिसाब से समझाना है। 4 मैसेज जो आपको बताए थे वो देने हैं, कौन कौन से, एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है, जिंक सप्लीमेंट देना है, फीडिंग कंटिन्यू करनी है, और रिटर्न कर जाना है कब कब वापस आना है ये बताना है। इसके अलावा आता है हमारा सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर आ जाती है हमारी प्लान सी। प्लान सी के अंदर हमने क्या करना है, प्लान सी के अंदर पेशेंट को रेफ़र करना है, पेशेंट को रेफ़र करेंगे, बच्चा वहाँ जाके डिहाइड्रेशन के अंदर, वहाँ भी कोई मेडिकल ऑफिसर या स्टाफ नर्स उसको ट्रीटमेंट करेगी प्लान सी में। प्लान सी के अंदर फर्स्ट आर के अंदर अगर बच्चा 2 मंथ तक का है तो उसको फर्स्ट आर में 30 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पहले 1 घंटे के अंदर उसको फ्लूइड देना है, फिर 70 ml के हिसाब से अगले 5.5 घंटे के अंदर देना है। पहले आधे घंटे में 30, फिर अगले 5.5 घंटे के अंदर हमें 70 ml पर केजी के हिसाब से, मतलब 100 ml पर केजी के हिसाब से हमने देना है, वो 6 घंटे में देना है छोटे बच्चे को। और जो बच्चे 2 महीने से बड़े हैं, 1 साल से बड़े हैं, 12 महीने तक, ये 2 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे का था, 12 महीने से जो बच्चे बड़े हैं उनको हमें पहले सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमने ये ट्रीटमेंट दे देना है 30 ml का, और अगले 2.5 घंटे के अंदर हमने ट्रीटमेंट दे देना है 70 ml पर केजी के हिसाब से फ्लूइड देना है। अगर सेप्सिस का आता है तो वही शॉक वाला ट्रीटमेंट चलेगा जो मैंने भी आपको पहले बताया था। इसके बाद बात कर लेते हैं जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ बिलिरुबिन। 60% ऑफ टर्म इन्फेंट एंड 80% ऑफ प्री टर्म इन्फेंट डेवलप जॉन्डिस इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। टिपिकली ये अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया होता है। ये स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, ऑल इन्फेंट इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ टोटल सीरम बिलिरुबिन या TSB या ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन हम चेक करेंगे। रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, प्रीमेच्योरिटी है, सिफेलोहेमाटोमा है, ब्रूजिंग है, डिहाइड्रेशन, मेल सेक्स, मैटरनल एज मोर देन 25, एशियन और यूरोपियन डिसेंट के थ्रू है, विजिबल जॉन्डिस लेस देन 24 आवर्स के अंदर, विजिबल जॉन्डिस बिफोर डिस्चार्ज एट एनी एज, एक्सक्लूसिव एंड पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग, और सिबलिंग विद द सीवियर हाइपरबिलिरुबिनिया, अगर बच्चे के उसमें है तो ये दिक्कत आएगी सिबलिंग को। अनकॉन्जुगेटेड के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है जो, उसमें कौन कौन से आएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क और प्री मैच्योरिटी। ब्रेस्ट फीडिंग में अर्ली ऑनसेट फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, इनसफिशिएंट मिल्क इनटेक लीड्स टू डिहाइड्रेशन। ये ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है ना कि ब्रेस्ट मिल्क, इसमें क्या है, इनसफिशिएंट मिल्क इनटेक है, लीड्स टू डिहाइड्रेशन और हीमो कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, रिजल्टिंग डिहाइड्रेशन की वजह से होगा। और जो होगा फ्यूर बाउल मूवमेंट्स इंक्रीज द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बिलिरुबिन, इस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है वो लेटर ऑनसेट है, आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। विद इन फर्स्ट वीक है तो ब्रेस्ट फीडिंग है, आफ्टर 1 वीक है तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है। बिलिरुबिन लेवल पीक ड्यूरिंग 20 वीक ऑफ सेकेंड टू थर्ड, दूसरे से तीसरे हफ्ते में पीक आ जाएगा। कैन परसिस्ट फॉर 3 to 12 वीक, कोज अननोन है। इट इज़ थॉट दैट सब्सटेंस इन ब्रेस्ट मिल्क इंटरफेयर विद द ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन। प्री मैच्योरिटी, इसके अंदर सब्सटेंस जो होता है ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूक्रोनीडेज होता है जो एंजाइम, उसकी वजह से ये अभी बताया जाता है कि ये इसकी वजह से ये जॉन्डिस रहता है। प्री मैच्योरिटी के अंदर अकर्स इन प्री टर्म इन्फेंट लेस देन 37 वीक, मोर लाइकली टू रिक्वायर फोटोथेरेपी। मैनेजमेंट जो रहता है वो फोटोथेरेपी रहता है ब्रेस्ट फीडिंग का और ब्रेस्ट मिल्क का। फोटोथेरेपी एज नॉर्मोग्राम के हिसाब से नीड करते हैं, तो TSB एज के हिसाब से चेक करते हैं, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, और IV फ्लूइड की अगर रिक्वायरमेंट है तो IV फ्लूइड देते हैं। इसके अंदर हम जो है फोटोथेरेपी करते वक्त
फोटोथेरेपी करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों को देखनी है, वेवलेंथ देखनी है 460 टू 490 mm की होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन से मोस्ट कॉमनली जो है बिलिरुबिन का जो है बिलिरुबिन टूटता है इसमें। और इसके अलावा हमारा जो कौन सा रहेगा, आइसोमर बनेंगे कौन से, कॉन्फिगरेशनल जो रिवर्सेबल आइसोमर्स है वो बनते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन होता है इन तीन से, मोस्ट कॉमनली स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन से हमारे को जो है बिलिरुबिन डिप्लीट होता है। वेवलेंथ जो होती है वो 460 टू 490 होती है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ओवर एब्डोमेन या कार्बन बेबी सिंड्रोम ये होते हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा इसमें हम ड्रग्स क्या क्या यूज करते हैं, इम्यूनिटी जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो हम बात कर रहे थे, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। अगर पैथोलॉजिकल अनकॉन्जुगेटेड की बात करें तो हीमोलिटिक है, G6PD, HS, थैलीसीमिया और एक्सटेंसिंग में ड्रग हो जाएगा, ABO या RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगा, सेप्सिस की वजह से हो जाएगा। नॉन हीमोलिटिक सेप्सिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, सिफेलोहेमाटोमा, गिलबर्ट, क्रिकुलर नज़ार। और इसके बाद टेस्ट क्या क्या कराएंगे, कूम टेस्ट कराएंगे, CBC विद डिफरेंशियल ब्लड स्मीयर और ब्लड कल्चर कराएंगे। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया कौन कौन से है, एक्स्ट्राइपैटिक और इंट्राइपैटिक। एक्स्ट्राइपैटिक हमारा बिलियरी अट्रेजिया है, कोलोरेक्टल सिस्ट हो गया, इसके अलावा हमारा कोई ट्यूमर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और ग्लैक्टोसीमिया है। और इंट्राइपैटिक में इन्फेक्शन है, टॉर्च है, UTI है, ड्रग हो गया हमारा सेफ्ट्राइक्सोन और सल्फोनामाइड्स। और जेनेटिक में हमारा आ जाएगा एलाइल सिंड्रोम। एलाइल सिंड्रोम हमारा कॉन्जुगेटेड इंट्राइपैटिक हाइपरबिलिरुबिया है। और अगर बिलियरी अट्रेजिया को चेक करने के लिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमें ज़रूर करवाना है। इसके अलावा नियोनेटल जॉन्डिस के मैनेजमेंट में ड्रग्स जो है बारबिचुरेट्स दे सकते हैं, पोरफायरिन दे सकते हैं और चारकोल दे सकते हैं, जो क्या करता है, कॉन्जुगेशन को इंड्यूस करता है। बारबिचुरेट्स फिनोबार्बिटोन 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जा सकती है। इसके अलावा क्रैमर स्केल जो है मॉडिफाइड वो रूल यूज़ होता है। 1 का मतलब है फेस पे जो एरिया है उस एरिया के ऊपर 4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा अगर आपको येलो डिस्कलरेशन मिल रही है। चेस्ट और अपर एब्डोमेन पे मिल रही है तो 8 to 10 है। लोअर एब्डोमेन और थाई पे मिल रही है 12 to 14 है। आर्म्स और लोअर लेग पे 15 से 18 है। पाम और सोल से तो 15 से 20 है। ये मॉडिफाइड क्रैमर स्केल आया है। अब हम बात कर लेते हैं RDS की। 2 एक्सरे दिख रहे हैं, एक नॉर्मल लंग है और एक है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर ये रहेगा कि डैमेज होएगा टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की डैमेज होने की मोस्ट कॉमन काज है मैटरनल डायबिटीज़ या बर्थ एस्फिक्सिया। जैसे ही हाइपोक्सिया होगा, जैसे ही पेशेंट को सी सेक्शन, प्रीमेच्योरिटी या डिपोजिशन है या एसिडोसिस है या एस्फिक्सिया हुआ, जैसे ही ये होगा हाइपोक्सिया, तो पल्मोनरी वेसल रिमेन इन कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट। पल्मोनरी वेन जो है वो वैसी की वैसी रह जाएगी, तो एंडोथेलियम इंजरी हो जाएगी, इन्फ्लेम हो जाएगा और प्लाज्मा लीक इनटू इंटरस्टिशियम, प्लाज्मा लीक कर जाएगा इंटरस्टिशियम में। उस वजह होएगा डिफ्यूज एटेलेक्टेसिस या प्रोग्रेसिव एटेलेक्टेसिस होता है। ये हॉलमार्क ऑफ HMD है, यानी आइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ का, जो इसको सेकंड इसका नाम भी लेते हैं RDS को, आइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी बोलते हैं इसमें। तो इसमें डिफ्यूज एटेलेक्टेसिस होगा, उसके साथ पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा होने के बाद HMD जैसा दिखेगा क्योंकि लाइंड बाय द फाइब्रिन रिच मेम्ब्रेन। इसी वजह से हाइलिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उसके अंदर हमें दिखती है पूरी की पूरी। जो आप ये देख रहे हो ये हाइलिन मेम्ब्रेन बिल्कुल खाली सा ऐसे लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी रिब्स दिख रही हैं, कोई लंग्स नहीं है उसके अंदर, ये हमें दिखेगा। डैमेज होएगा टाइप 2 न्यूमोसाइट। ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, टेकिपनिया एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी इमीडिएट आफ्टर बर्थ, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होएगी, साइनोसिस होगा और हाइलिन मेम्ब्रेन लाइंस एट द एल्वियोलर मेड फाइब्रिन। एक्सरे में हमें क्या दिखेगा, रेटिकुलो ग्रेनुलर ओपेसिटी, एयर ब्रोंकोग्राम, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और वाइट आउट लंग्स मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं एक बात बोलता हूँ, हॉलमार्क ऑफ HMD एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसका आंसर है डिफ्यूज एटेलेक्टेसिस। अब क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म, उसका है आंसर HMD। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज इन टर्म उसका है हमारा TTNB यानी ट्रांजिट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। और मोस्ट कॉमन ऑफ पोस्ट टर्म है, उसका आंसर है मास मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तीनों के आंसर अलग अलग हैं। प्री टर्म में हमारा HMD, टर्म में TTNB और पोस्ट टर्म में मास। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मेज़र कैसे करते हैं, सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर होता है। ये स्कोर मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन और साइनोसिस के साथ
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन ए न्यूबॉर्न डिफाइंड एज द रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 पर मिनट और एनी ऑफ द फॉलोइंग साइन। मोर देन 60 है न्यूबॉर्न के अंदर, या फिर इनमें से कोई भी साइन आ रहा है, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन या साइनोसिस। अब इसके स्कोरिंग का आपको याद करना है, जो एफएमजी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि अपर चेस्ट रिट्रैक्शन है, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन है, 3 रिट्रैक्शन है, अपर चेस्ट की, लोअर चेस्ट की और जिफोइड की। नेजल की फ्लेयरिंग है, एक आवाज़ है ग्रंटिंग। ये स्कोर है 0। इसको हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? स्कोर 1 to 3 माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, 4 to 6 मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मोर देन 6 इम्पेंडिंग, होने वाला है रेस्पिरेटरी फेलियर। मॉनिटरिंग ऑफ न्यू बॉर्न विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या क्या चीज़ चेक करेंगे? क्लिनिकल असेसमेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चार्टिंग, इसको चेक करेंगे। कंटिन्यूस पल्स ऑक्सीमीटर इज डिजायरेबल। चेंज प्रोब साइट रेगुलरली टू अवॉइड प्रेशर सोर। मेंटेन सेचुरेशन बिटवीन 88 to 92 इन प्री टर्म और 90 to 93 इन टर्म। ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछने वाले हैं 88 to 92 प्री टर्म में, 90 to 93 इन नियोनेट्स में। इफ़ बेबी इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी वर्जन और द बेबी हैज़ द सेंट्रल साइनोसिस, ऑक्सीजन कितनी देनी है? 5 to 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से देनी है। इन केस ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नॉट इम्प्रूविंग इवन द हाई फ्लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसफर ऑर्गेनाइज ट्रांसफर टू ए टर्शरी हॉस्पिटल टू असिस्टेड वेंटिलेशन, फर्दर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भेजना है। डिवाइस ऑक्सीजन के लिए कौन कौन सी देते हैं? नेजल प्रोंग्स, ऑक्सीजन हुड और नेजल कैथेटर या कैनुला। नेजल प्रोंग यूज एप्रोप्रिएट साइज प्रोंग, एप्रोप्रिएट साइज प्रोंग फिट्स इनटू द नोस्ट्रिल विदाउट ब्लांचिंग कोल्यूमेला और एलानेजी, उसको ब्लांच नहीं करेगा वो। फ्लो रेट कितना रहेगा इसमें? 0.5 to 1 लीटर पर मिनट फॉर प्री टर्म एंड 1 to 3 लीटर पर फॉर टर्म। ये याद रखना है आपने। ऑक्सीजन हुड के ऊपर फ्लो रेट मोर देन 5 लीटर आएगा, एप्रोप्रिएट साइज यूज़ करना है। और कैथेटर के लिए हमें नेजल कैथेटर के लिए यूज़ 6 to 8 फ्रेंच कैथेटर यूज़ करना है और फ्लो रेट रहेगा 0.5 to 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं CHD के डायग्नोसिस की। CHD का डायग्नोसिस जो है नाडास क्राइटेरिया से होता है। नाडास क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरिया जो है सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 और मोर। इस साल का NICT का क्वेश्चन था 2023 का, तो इस बार FMG जो जून 2023 है उसमें आने के बहुत चांसेस हैं। मेजर क्राइटेरिया है सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 और मोर, डायस्टोलिक मर्मर, साइनोसिस और फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। माइनर क्राइटेरिया में सिस्टोलिक मर्मर आ जाती हैं ग्रेड लेस देन ग्रेड 3, अब नॉर्मल सेकेंड साउंड, अब नॉर्मल ECG, अब नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, अब नॉर्मल BP। फॉर डायग्नोसिस के लिए 2 मेजर हों या 1 मेजर प्लस 2 माइनर हो तो हम जो है कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ के अंदर लेके रखते हैं नाडास क्राइटेरिया में। मेजर क्राइटेरिया ये आ जाती है। मेजर क्राइटेरिया किसके हैं? ये है रोमेटिक फीवर के। रोमेटिक फीवर के अंदर हमारे जोन्स क्राइटेरिया है। जोन्स के मेजर क्राइटेरिया जोन्स इसका निमोनिक है। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट ओ लुक्स लाइक हर्ट तो मायोकार्डाइटिस। नोड्यूल कौन से? सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एडेमा मार्जिनेटम और सिन्हेम कोरिया, ये मेजर क्राइटेरिया। माइनर में CRP इंक्रीज मिलेगी, अर्थरेल्जिया मिलेगा। अर्थरेल्जिया मेजर में नहीं आता है, जबकि रोमेटिक में अर्थरेल्जिया होना चाहिए लेकिन नहीं आता है। फीवर, एलिवेटेड ESR, इसके साथ हमारा क्या मिलेगा? जोन्स कैफे पोल, ये इसका निमोनिक है, जोन्स कैफे पॉल। तो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल और एनेमिसिस ऑफ रूमेटिज्म और उसके साथ ल्यूकोसाइटोसिस। डायग्नोसिस कैसे पता चलेगा? एक तो होना चाहिए थ्रोट कल्चर ग्रोइंग ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस और एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो, प्लस 2 मेजर हो या 1 मेजर और 2 माइनर। सेम वही वाला 2 मेजर चाहिए या 1 मेजर और 2 माइनर चाहिए, प्लस इसमें हमें थ्रोट कल्चर या एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर बढ़ा हुआ मिलना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या रहेगा? प्रोफाइलेक्सिस के लिए बेंजेथिन पेनिसिलिन लगाते हैं इसमें फॉर एवरी 21 डेज। ट्रीटमेंट के हिसाब से इसमें हम चेक करते हैं कि इफ़ नो कार्डाइटिस, अगर कोई कार्डाइटिस नहीं है तो फॉर 5 ईयर और टिल 21 ईयर ऑफ एज हम इसको एवरी 21 डेज पे पेनिसिलिन लगाएंगे 6 लाख यूनिट्स, ठीक है। और अब कार्डाइटिस अगर है और कोई लीजन भी प्रेजेंट है, कोई रेजिडुअल लीजन भी प्रेजेंट है तो 10 ईयर या 40 ईयर की एज तक चलेंगे। और कार्डाइटिस है पर कोई लीजन प्रेजेंट नहीं है तो इधर 10 ईयर और 21 ईयर ऑफ एज तक 6 लाख पर यूनिट हम इसके अंदर लगाएंगे बेंजेथिन पेनिसिलिन इस पेशेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है या एक्वायर्ड, जो ये हमारा आता है
ये एनेन्सेफली या हमारा जो है उसके अंदर एनेन्सेफली कह रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये हमारा आएगा, ये हमारा है हाइड्रोसेफलस के अंदर। हाइड्रोसेफलस में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन में एडिक्वेट जो एक्विडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, आर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन या डेंडी वॉकर सिंड्रोम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा डेंडी वॉकर सिंड्रोम पे, आर्नोल्ड चेरी के ऊपर, या वेन ऑफ गैलन एन्यूरिज्म पे। तो हमारे पास ये हमारे टाइप ऑफ चेरी मालफॉर्मेशन है। चेरी के अंदर हमारे आ जाते हैं, तो इसमें चेरी में टाइप 1 और टाइप 2 जो है इंपॉर्टेंट है। हर्निएशन ऑफ सेरिब्रल टॉन्सिल जो है वो रहेगा हमारा टाइप 1। हर्निएशन ऑफ सेरिबेलर वर्मिस के अंदर आ जाएगा, तो टाइप 2 है। और ऐसे ही ये डंडी वॉकर के अंदर क्वेश्चन आता है, डंडी वॉकर की यही डायग्राम आता है, ये नॉर्मल आपके पास है। ये जो अपना डंडी वॉकर के अंदर आपको पोस्टीरियर फोसा के अंदर आपको दिख रहा है, तो कंजेनिटल ब्रेन डिफेक्ट होता है, सिस्टिक मालफॉर्मेशन विद इन सेरिबेलम, और ब्लॉक को किसको करेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ब्रेन। तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाएगा, अफेक्ट मोटर स्किल्स को अफेक्ट करेगा, चलने के अंदर इफेक्टेड रहेगा। ये फोटो आती है, ये लगभग आर्नोल्ड चेरी, और इसके ऊपर अलग से टॉपिक बना देंगे हम जब हम इसमें नियोनेटल ट्यूमर्स और अपने हेड मालफॉर्मेशन या हाइड्रोसेफलस सारा पढ़ेंगे, तो उसमें कंप्लीट एक टॉपिक इसको मिलेंगे। अब बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है उसके मोस्ट कॉमन कोज है 0 से 1 मंथ की एज में नियोनेट में हमारा स्टेप्टोकोकस एग्लेक्टी, इकोलाई और लिस्टीरिया। 1 to 3 मंथ में हमारा GBS है, उसके बाद इकोलाई है और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी है, निजेरिया मेनिंजाइटिस है। 3 month to 3 year है हमारा स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, निजेरिया मेनिंजाइटिस और ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस, इकोलाई और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है। 3 to 10 year में फिर हमारा न्यूमोनी है और मेनिंजाइटिस है। 10 to 19 year के अंदर हमारा आ जाता है निजेरिया मेनिंजाइटिस। ग्रुप बी जो अपना GBS है वो ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस हो गया हमारा। इसके अंदर हमारे क्या क्या साइन मिलेंगे मेनिंजाइटिस में, बल्जिंग फोंटेनियर मिलेगी, हाई पिच क्राई मिलेगी, फोटोफोबिया मिलेगा, लेथार्जिक बच्चा मिलेगा, हाई और लो टेम्परेचर मिलेगा, फास्ट शैलो ब्रीदिंग मिलेगी, स्टिफ और रिजिड नेक मिलेगी, रिफ्यूजिंग फीड मिलेगा, वेरी इरिटेबल होएगा, फ्लॉपी लिम्स होंगे, एक्सट्रीम शिवरिंग होएगी, कोल्ड हैंड एंड फीट मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो मेनिंजाइटिस की तरफ सोचना है। और ब्रुजिन्स्की साइन और कर्निंग साइंस के बारे में अब ये ना इस तरीके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो ब्रुजिन्स्की साइन के ऊपर क्या आएगा, फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी इन द रिस्पॉन्स टू नेक फ्लेक्शन। जैसे ही हम नेक को फ्लेक्स करेंगे वैसे ही हिप और नी फ्लेक्स हो जाएंगे, और जैसे ही रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन ऑफ लेग करेंगे तो हिप दूसरी साइड का हिप फ्लेक्स हो जाएगा, ये रजिस्ट करेगा। ये कर्निंग साइन है। ब्रुजिन्स्की के अंदर हेड को करते ही आपके पैर और वो फ्लेक्स हो रहे हैं, और यहाँ आप रेजिस्टेंस दे रहे हो एक्सटेंशन को, तो हिप दूसरी साइड का फ्लेक्स हो रहा है, तो ये कर्निंग साइन है। ये दोनों हमें पॉजिटिव मिलेंगे मेनिंजाइटिस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है 3rd मंथ ऑफ एज पे नेक होल्डिंग आएगी, 5 मंथ पे रोल ओवर आएगा, 6 मंथ में सिट इन द ट्राइपॉड पोजीशन, 8 मंथ में सिटिंग विदाउट सपोर्ट, 9 मंथ में स्टैंड विद सपोर्ट। या अपना घर में कोई भांजा भांजी या कोई छोटा बच्चा है, उसको देख के आप एक बार में समझ जाएंगे वो कब बैठने लगा था, कब करने लगा था, उससे आपको याद रहेगा। 9 मंथ में स्टैंड विद सपोर्ट, 12 मंथ में क्रीप वेल्स, वॉक फॉल्स और स्टैंड विदाउट सपोर्ट। 15 महीने में अकेला चलने लग जाएगा, 18 महीने पे दौड़ने लग जाएगा, 2 साल पे डाउन स्टेयर्स उतरना शुरू हो जाएगा, जंप्स शुरू कर देगा, 3 साल पे, ये 3 साल पे जरूर क्वेश्चन आता है, 3 ईयर पे, 3 साल पे 3 पहियों वाली साइकिल, राइट री साइकिल, अल्टरनेट फीट एक एक पैर उठा के चलाएगा, होप करेगा 4 साल पे ऑन 1 फुट, अल्टरनेट फीट गोइंग डाउनवर्ड्स, ये करेगा 4 ईयर पे। ये आपके ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ फाइन मोटर जो आते हैं 4 मंथ में बाइडेक्स्ट्रस रीचिंग आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद बोथ हैंड, दोनों हाथों से चीज़ें पकड़ेगा। 6 पे एक हाथ से चीज़ें पकड़ेगा, यूनिडेक्स्ट्रस रीच होएगा। 9 महीने पे इमेच्योर, 9 महीने का बच्चा है, अभी 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, वो मैच्योर होती है, लेकिन 9 महीने का बच्चा इमेच्योर प्रिंसेस ग्रास्प पकड़ेगा, वो 4 फिंगर से आपकी प्रोप करेगा चीज़ों को। 12 महीने पे प्रिंसेस ग्रास्प मैच्योर हो जाएगा। 15 महीने पे जो इमिटेट्स स्क्रिबलिंग, अब टेढ़े मेढ़े वो है पेन चलाना शुरू कर देगा, सीधी लाइन नहीं खींच सकता है, 2 साल का बच्चा सीधी लाइन खींच सकता है। 18 महीने पे स्क्रिबल्स करेगा। टावर ऑफ 3 ब्लॉक, टावर ऑफ 2 ब्लॉक है 15 पे, 18 पे 3 ब्लॉक का है, 6 ब्लॉक का है 2 साल पे, 9 ब्लॉक का 3 साल पे, और क्रॉस या ब्रिज बना देगा बुक्स का 4 साल पे। 5 साल का ट्राइंगल को कॉपी करेगा।
अब हम 6 वीक के ऊपर हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन बात करें। स्टार्टल है लाउड नो ऐसे करना 6 वीक पे। 4 मंथ में बीइंग इज अ बेबल इस तरीके की। क्राइज इन द डिफरेंट वे टू शो हंगर पेन टायर्ड, अलग अलग तरीके की रोने की आवाज़ आएगी 4 मंथ पे। 6 मंथ पे आएगा रिस्पॉन्ड टू ओन नेम, आप नाम बोलेंगे तो देखेगा। मेक साउंड टू शो जॉय और डिसप्लेजर, बीइंग टू से कॉन्स्टेंट साउंड, इस तरीके का साउंड आएगा। और 9 मंथ पे अंडरस्टैंड नो, नो को समझेगा, नो बोलेंगे तो मना करने पे समझेगा। मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट साउंड्स, मम 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 इस तरीके के। इमिटेट्स अडल्ट साउंड, समझेगा, अलग अलग आवाज़ को समझना शुरू हो जाएगा। 12 महीने पे यूज़ सिंपल जेस्चर, शेकिंग हेड, से मम्मा दद्दा, से लाइक ऊ ओ, इस तरीके के वर्ड शुरू कर देगा 12 महीने पे। 18 महीने पे से सेवरल सिंगल वर्ड्स, से नो एंड शेक हेड। अंडरस्टैंड नाउन्स, नाउन समझना शुरू कर देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नाउन कब समझता शुरू करता है, तो 18 महीने पे नाउन समझना। 2 साल का बच्चा यानी 24 महीने पे नेम ऑफ फेमिलियर पीपल्स के नाम समझ लेगा। सेंटेंस विद 2 to 4 वर्ड। अंडरस्टैंड वर्ब्स को, नाउन को समझता है 18 पे, वर्ब्स को समझेगा 24 महीने पे। और 36 महीने का मतलब 3 साल का बच्चा अंडरस्टैंड प्रीडिपोजिशन और अंडरस्टैंड नेगेटिव्स नोट, अंडरस्टैंड एडजेक्टिव, रेड कलर पहचानना शुरू कर देता है 3 साल का बच्चा। 4 साल का बच्चा नो बेसिक ग्रामर, सिंग्स ए सॉन्ग फ्रॉम मेमोरी, फर्स्ट एंड लास्ट नेम पता होगा उसको 4 साल के को। 5 साल का बच्चा स्पीक्स वेरी क्लियरली, टेल्स सिंपल स्टोरी, से नेम एंड एड्रेस, अपना घर का एड्रेस और बताना शुरू कर देता है क्योंकि बच्चा तब तक 5 साल की उम्र में। अब हम बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल माइलस्टोन। जो स्माइल ट्राइज टू लुक एट पेरेंट्स 6 वीक पे आएगी। अब 6 वीक पे वो आएगी तो लुक एट सेल्फ इन मिरर 6 महीने में आएगा। 4 महीने में लाइक्स टू प्ले विद पीपल आएगा तो 9 में फेवरेट टॉय बन जाएगा उसका। अब ऐसे याद करो 6 महीने पे ये होगा, 6 हफ्ते में ये होगा, 6 महीने पे होगा। 4 महीने पे अब प्ले करता है पीपल के साथ, कॉपी करता है लोगों को स्माइलिंग, लेकिन उसका फेवरेट प्ले बन जाएगा वो, उसको स्ट्रेंजर फियर भी शुरू हो जाएगा 9 मंथ पे। 12 महीने पे क्राइज इफ़ पेरेंट्स लीव, अगर बच्चे को छोड़ के जाएंगे। ऐसे 3 साल के लिए मैंने कहा था वो कॉपीज करेगा अडल्ट को, टेक्स टर्न इन गेम्स, शो कंसर्न फॉर क्राइंग फ्रेंड्स, सेपरेट इजीली फ्रॉम पेरेंट्स, आराम से दूर चला जाएगा 3 साल की उम्र में। 12 महीने में वो रो रहा था, अगर 3 साल का होते ही उसे कहते कोई दिक्कत नहीं, खेलना है यहाँ चल ले, वो चला जाएगा। इन्जॉय न्यू थिंग्स, 4 साल का नई चीज़ों के लिए खुश होएगा। और 5 साल का तो दोस्त बनाएगा, डांस करेगा और एग्री होएगा रूल बनाने के लिए, ऐसा खेलते हैं ऐसे खेलते हैं इन गेम्स के लिए। तो ये इमोशनल ये आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़।